बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर अपलोड करने के हवाले से थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई। उसकी रीज़न ये है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए मैं आपको विद इन टाइम जो है वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाई। तो मे बी जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको आज और कल के लेक्चर के लिए अभी से आपसे इन्फॉर्म करी हूँ आप लोगों को कि मुझे लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो मेरी पूरी फुल ट्राई है कि मैं अपनी तबीयत की वजह से जो है वो आप लोगों का डे जो है वो मिस ना करूं। तो लेक्चर जो है वो आपको डेली का डेली मिले। तो एक दो दिन तक आप लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काइंडली दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जो है वो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। ठीक है कि पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स में सबसे पहले जो कैटेगरी अब हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज हेलाइड्स। ठीक, तो हेलाइड्स होते क्या हैं इनको हम देखते हैं। हेलाइड्स आर दी binary compounds which halogens form with other element के हेलाइड्स हैं क्या कि हेलाइड्स का जो जनरल ट्रेंड है या ये जो जनरल प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर हम इस वर्ड को रिलेट करते हैं विद हेलोजेंस के साथ। और हेलोजेंस बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, हेलोजेंस के बारे में आप फुली तौर पर अवेयर हो चुके होंगे कि हेलोजेंस जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 7 है दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब वो कहते हैं कि हेलाइड्स किसको बोलते हैं, हेलाइड्स उनको बोलते हैं जिनमें हेलोजन जो ग्रुप 7 के तमाम मेंबर्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बाइनरी का मतलब है टू, यानी ये दो एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो हेलोजेंस पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं और जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं दे आर डिस्कस अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ हेलाइड्स। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम हेलाइड्स की चेक करें तो हम ये कहते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हेलाइड्स की दे आर लार्जली डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। के जो हेलाइड्स हैं इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है, बॉन्डिंग की बेस पर जो है वो हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। आया उनमें बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है, तो इसी बेस पे जो है वो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आती है हेलाइड्स में दैट इज आयनिक हेलाइड्स। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चों पॉलीमेरिक हेलाइड्स एंड थर्ड वन होता है दैट इज कोवलेंट हेलाइड्स। तो सबसे पहले हम आयनिक हेलाइड्स को देखते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ आप आयनिक हेलाइड्स की डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर लें, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो आपकी बुक में एज इट इज मौजूद हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो कल एक बच्ची का मुझे टेक्स्ट भी आया कि मैम आप ये रिकमेंड करें कि हम कौन सी बुक परचेज करें, आया टेक्स्ट बुक परचेज करें या उनके पास जो है वो की बुक्स के वो नेम ले रही थी जिनमें कॉलेज केमिस्ट्री एंड आई थिंक स्कॉलर्स हैं या और भी दो तीन नाम थे। तो मुझसे पूछ रही थी मैम आप रिकमेंड कर दें कि हम कौन सी लें। तो बच्चों याद रखिएगा आपका जो पेपर होता है या जो पेपर का सेटअप होता है वो हर चीज जो है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो की बुक्स होती हैं उनमें बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं, वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं, आपका माइंड का जो कंसेप्ट होता है वो डेवलप करने के लिए होती है, या ये होता है कि उन चीजों को उन्होंने प्रॉपरली अरेंज करके लिखा हुआ होता है। तो आपको इजी लगता है तो वो लें, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टेक्स्ट बुक छोड़ के जो है वो बुक ले लें। ठीक है, तो मेन आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो नो कॉम्प्रोमाइज। तो टेक्स्ट बुक आपकी मस्ट है। तो बेहतर ये होता है जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या जो अच्छे बच्चे होते हैं, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, बस बात होती है एफर्ट करने की। ठीक है, तो जब तक आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, आप लोग अपने लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो अल्लाह पाक भी आपको आगे चल के नहीं ऐसे कोई चीज देता कि बैठे बिठाए इंसान के मुंह में कोई नवाला नहीं चला जाता जब तक आप उसके लिए प्रॉपर कोशिश या तगोदो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है वो लेक्चर में ये होता है कि आपको चाहिए कि आप लेक्चर सुने, उसको फुल फोकस से फुल अटेंशन से लेक्चर लें, और जो आपको मेन पॉइंट्स उसमें बताए जाते हैं उसको नोट डाउन करें अपने पास। जो है वो अपनी जो रजिस्टर्स हैं या कॉपीज हैं उस पे आप लोग अपने लेक्चर को नोट डाउन करें, उसको अपने माइंड में। कहते हैं कि जब लेक्चर सुना जाता है तो उसमें आपकी लिसनिंग
आपकी सीइंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं कि आपका सुनना, आपका देखना, आपका ये माइंड में उस कांसेप्ट को डेवलप करना, उसको इमेजिन करना, आपकी फुल कंसंट्रेशन के साथ जब तक आप बच्चों केमिस्ट्री के लेक्चर की तरफ नहीं आएँगे, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो अब मैं अपने हर लेक्चर को जो है पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए सिर्फ़ इसलिए करती हूँ कि कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो कि जिसको मेरे लेक्चर से जो है वो फ़ायदा मिलेगा। मेरी अटमोस्ट ट्राई यही है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स के बाद किसी किस्म की अकेडमी की, किसी किस्म की ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। आपका फुल फ़ोकस जो है वो लेक्चर की तरफ हो। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, मेरा काम पढ़ाना है। लेना आपने कितना है अभी आप पर डिपेंड करता है। अब आप उसमें से कितना पिक करते हो, जैसे अटेंडेंस के लिए आ रहे हो, कांसेप्ट्स लेने के लिए आ रहे हो, तैयारी के लिए आ रहे हो, ये अब आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये जो है वो अपनी कंसंट्रेशन इस पर फोकस रखें। उसके बाद कुछ बच्चों को और भी इश्यूज़ आ रहे थे, चलें फिर वो वक़्तन-फ़क्तन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मेन जो है बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक है, हमेशा लेक्चर जो है सुनने के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, टेक्स्ट बुक के उसमें से पढ़ें, अगर आपको उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो उसको हाइलाइट करें और अंडरलाइन करके उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में करें या कॉल कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसके बाद अगर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है एक सर्टेन टॉपिक के बारे में, फिर उसके आप नोट्स तैयार करें क्योंकि आजकल आप मुकम्मल घरों में हैं, आपको कहीं आना-जाना नहीं पड़ रहा है। अगर आप मुकम्मल घरों में रिलैक्स हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, तो आप अपने नोट्स तैयार करें। उनके लिए आप अपना जो टीचर ने आपको लेक्चर डिलीवर किया होता है, उसको सामने रखें, टेक्स्ट बुक को सामने रखें, फिर अपना माइंड इस्तेमाल करें कि आपका माइंड आपको क्या सजेस्ट करता है कि इस टॉपिक को कैसे अरेंज होना चाहिए। जैसे मैंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है, तो आप इसको फ़ोकस कर सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से। तो जहाँ पे डेफिनिशंस ऐड नहीं थी, वहाँ पे मैंने 1-2 जगह डेफिनिशन आपके लिए ऐड की है ताकि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो मिले। तो इस तरह से सीक्वेंस बना के अपने नोट्स तैयार रखें और फिर उस तरह या अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख लें, जैसे आपको ईज़ी लगता है बच्चों। क्योंकि एट द एंड जो है वो फिर आपके नोट्स के पेजेस या तो इधर से उधर गुम हो जाते हैं या उन पेजेस को जो है वो आप उसके ऊपर एडहेयर कर लें अपनी टेक्स्ट बुक के साथ, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको टिप्स शेयर किए हैं, बाकी आपको जो बेहतर लगता है बच्चों आप अपने लिए कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक हैलाइड्स को कि आयनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि अगर आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो बिटवीन मेटल एंड हैलोजेंस में, यहाँ जरा जी लिखने में आई थिंक कोई वर्ड मिसप्लेस हो गया है। तो इफ आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटल्स एंड द हैलोजेंस द हैलाइड्स आर कॉल्ड आयनिक हैलाइड्स। तो आयनिक हैलाइड्स में आप बखूबी तौर पर आगाह हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट है कि मेटल्स हैं और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 7 के तमाम मेंबर्स हैं। तो कहते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में अगर आप लिथियम, सोडियम या इससे नीचे जो है वो पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम इनकी तरफ आएँ और इन तमाम एलिमेंट्स को अगर आप वन बाय वन करके हैलोजेंस के तमाम मेंबर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप कंबाइन करते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 7 के तमाम मेंबर्स जब मिलते हैं तो उनसे जो कंपाउंड्स डेवलप होते हैं दैट इज़ नोन एज़ हैलाइड्स। और ये कौन से हैलाइड्स होंगे? ये आयनिक हैलाइड्स होंगे और आयनिक हैलाइड्स के बारे में आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड दैट इज टू मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इट मीन अगर किसी एटम के दरमियान में बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में देनी पड़ती है। इट मीन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन टू एटम इफ दे आर बॉन्डेड विद आयनिक वे, ठीक है? तो उनको तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हो बल्कि ग्रुप सेकंड के मेंबर्स भी जो हैं वो हैलोजेंस के साथ जो बॉन्डिंग करते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है? आयनिक होती है एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो क्या कहते हैं इसको डिफरेंट या इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं अभी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ना है। तो उसमें थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि जो मोस्टली टॉप मेंबर्स होते हैं वो अपने रिमेनिंग मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। टॉप मेंबर्स का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने रिमेनिंग मेंबर्स के साथ मैच नहीं होती। इसको हम अनोमलस बिहेवियर जो है वो बोलते हैं। तो सिवाय बेरिलियम के बाकी जितने मेंबर्स हैलोजेंस के साथ कंबाइन होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक हैलाइड्स, ठीक है? उसके बाद जो है वो ये आप बखूबी जानते हैं
कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, इनको हम बोलते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी होती है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी हो तो उसको हम किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं बच्चों? मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो ये हेलोजेंस के साथ, जो कि मोस्टली स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होने पर इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक होते हैं और ये जो हेलाइड डेवलप होते हैं दैट इज नोन एज द आयनिक हेलाइड्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हमें कैसे पता चलेगा कि आया जो कंपाउंड बन रहा है वो आयनिक है? तो ये क्राइटेरिया आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 में, जहां पे आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जो टॉपिक थे, वहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी टॉपिक था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट क्या बच्चों, ये हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 0.9। तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में से दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब आप माइनस करते हैं, यानी 3 में से आप जब माइनस करेंगे 0.9 को, तो ये डिफरेंस कितना बनेगा? राउंड अबाउट 2.1। तो इट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये जनरली क्राइटेरिया सेट किया हुआ है साइंटिस्ट ने कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर हो जाए तो मोस्टली जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि NaCl जो है वो हमारे पास गुड एग्जांपल है आयनिक हैलाइड्स की। और ऐसे हैलाइड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो NaCl का बारहा देखा होगा। और इसमें जो है वो सोडियम आयन जो है वो कॉर्नर पे अरेंज है और ये जो बड़े साइज के एटम है ये सेंटर में आते हैं। इसी तरह एक और कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड, इसका भी जो स्ट्रक्चर है इसमें एटम्स की अरेंजमेंट स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है ये किस तरह से होती है? 3 डायमेंशनली होती है। 3 डायमेंशनल किसको बोलते हैं? यानी जिसमें एटम्स जो हैं वो लेंथ में, विड्थ में या हाइट में, इन तीनों जगह पे जो है वो अपने आप को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये देखें कि इस सोडियम आयन की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, इस सोडियम आयन की स्पेसिफिक पोजीशन है, इस सोडियम आयन की पर्टिकुलर पोजीशन है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है पर्टिकुलर। तो ऐसे जो हेलाइड्स होते हैं इनकी पोजीशन या जो एटम या आयंस में इनका जो लेटेस्ट होता है 3 डायमेंशन वाला, उसमें इनकी पोजीशन जो है वो इन आयंस की क्या होती है? फिक्स होती है। उसके बाद अगर हम आए तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्योर आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे आपके लिए वो एग्जांपल लिख दी गई है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसको फाइंड आउट कर रही थी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ 3.16 है, आपकी जो पहली वैल्यू देखी थी तो 3.1 थी। इसी तरह ये 0.93 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो डेल्टा की सिंबल है, इट विल टेल अस द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ये दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों कितना निकल रहा है? दैट इज 2.23, ठीक है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा 1.7 से, उतने ही बनने वाले कंपाउंड जो है वो आयनिक होंगे। और इनकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यूज भी बहुत ज्यादा होती हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? लेटेस्ट एनर्जी का जो वर्ड है बच्चों ये पर्टिकुलरली फिक्स है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या? NaCl का कंपाउंड अगर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और लेटेस्ट एनर्जी का जो वर्ड है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये वर्ड जो है वो स्पेसिफिक है फॉर आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस को सेपरेट करने के लिए, अगर ये जुड़े हुए हैं, कंबाइंड स्टेट में है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। और उस टाइम पे जितनी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। तो अगर तो इनका बॉन्ड स्ट्रांग हो तो फिर इनके ध्यान में जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। अब रीजन क्या है कि ये तो बच्चों एग्जाम्पल थी आपके पास किसकी? क्लोराइड की, ठीक है। हेलोजेंस में आपके पास कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? फ्लोराइड आएगा, क्लोराइड आएगा, ब्रोमाइड आएगा एंड आयोडाइड आएगा, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट मेंबर होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है। क्लोराइड का साइज ग्रेटर होगा, ब्रोमाइड का साइज इससे ग्रेटर होगा एंड आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा।
तो जितना एटम का साइज छोटा होगा, यानी अगर सोडियम का बॉन्ड फ्लोरीन से हो और बनने वाला कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड हो, इसी तरह सोडियम और क्लोरीन हो और सोडियम क्लोराइड इनके जन्म में एग्जिस्ट करें, तो इन दोनों के अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आप चेक करेंगे या इनकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यूज को चेक करेंगे, तो सोडियम फ्लोराइड के केस में क्या हो जाएगा कि उनके लिए जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे। यानी यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर आयनिक हैलाइड में जो फ्लोराइड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और इनका ऑर्डर जो है वो इस स्टेप में डिक्रीज होता है। यानी फ्लोराइड के लिए मैक्सिमम है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों, फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो अभी आप लोगों ने यहाँ से नोट डाउन की थी कि ये राउंड अबाउट कितनी होती है, एग्जैक्टली 4। ठीक है, 4 को आप माइनस कीजिए 0.9 में से, तो आंसर कितना निकलता है, 3.1। तो सोडियम फ्लोराइड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकला 3.1, NaCl के लिए डिफरेंस निकला 2.23। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर होगा उतना बनने वाले कंपाउंड में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इट मीन उनको तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई फ्लोराइड के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और आयोडाइड के लिए मिनिमम होगी, क्योंकि सोडियम में और आयोडीन के केस में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही माइनर होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के हायर होने की रीजन क्या है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास जो है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द पोलीमेरिक हेलाइड्स। अब पोलीमेरिक हेलाइड्स क्या होते हैं कि पोलीमेरिक हेलाइड्स जो हैं, ये वर्ड जो है बच्चों हमारे पास निकला है पॉलीमर से, या इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हैलोजेंस हैं, यानी हैलाइड्स का मतलब क्या है, जो हैलोजेंस का एटम है वो पॉलीमर का, वो सीढ़ी का, वो ब्रिज का काम करेगा किसी भी दो एटम्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये हमारे पास एक एटम है दैट इज बेरिलियम, उसके बाद ये हमारे पास हैलोजन का एटम है दैट इज क्लोरीन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो हैलोजन का एटम है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, इस बेरिलियम एटम को और इस बेरिलियम एटम को, यानी इन दो बेरिलियम एटम को जोड़ने के लिए इस क्लोरीन के एटम में या इस क्लोरीन के एटम ने क्या किया है, एक ब्रिज बना लिया है। ब्रिज क्या होता है, पुल होता है उर्दू में। ठीक है, तो ये वो हेलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजेंस का एटम जो है वो किसके तौर पर वर्क करता है, एज अ ब्रिज के तौर पे बिटवीन दी टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। यानी ये एलिमेंट है दूसरा और इन दोनों एटमों को जोड़ने के लिए हैलोजन के एटम ने किसके तौर पर अपना रोल प्ले किया है, एज अ ब्रिज के तौर पे अपना रोल प्ले किया है। और इसको हम फिर क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हेलाइड्स। अब पॉलीमेरिक हेलाइड्स में क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनमें वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉलीमेरिक हेलाइड्स की क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों ये सिर्फ 3 ही है, तो इनको ये नेम को आपने अच्छे से याद करना है। एक तो बेरिलियम का एटम है, एक आपके पास एल्यूमिनियम का एटम है, और एक जो है वो आपके पास एक और एटम है दैट इज नोन एज गैलियम। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिनमें बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम जो है ये पॉलीमेरिक हैलाइड फॉर्म करते हैं और इनमें पार्टली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं विद लेयर चेन लेटिसेस। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर फॉर्म में होता है। इस तरह से जो है ये लेयर्स में जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं और एक हेलोजन का एटम जो है वो एज अ ब्रिज या एज अ कनेक्शन के तौर पे जो है वर्क करेगा फॉर बाइंडिंग दी टू एटम्स ऑफ दी अदर एलिमेंट। So beryllium, gallium and aluminum, they are studied under the category of polymeric halides. अब उसके बाद जो है वो हमारे पास थर्ड वन कैटेगरी है बच्चों, दैट इज नोन एज द कोवेलेंट हेलाइड्स। तो कोवेलेंट हेलाइड्स को हम जरा देख लेते हैं। शुरू के टॉपिक बच्चों बहुत इजी हैं, एंड पे आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको उस वक्त बासानी क्लियर होगा जब आपकी थोड़ी सी बेस बनी होगी। तो आपकी बेस को डेवलप करने के लिए मैंने एंड पे जो है वो आपकी बुक से हट के जो है वो टॉपिक थोड़ा सा उसमें ऐड किया है। तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी वो कौन सा। अभी फिलहाल हम कोवेलेंट हेलाइड्स को देखते हैं। ये डेफिनेशन भी आपकी बुक में नहीं है, तो आप इस डेफिनेशन को मस्ट ऐड कर लीजिए कि ये होते क्या है कि दी हैलाइड्स इन विच हैलोजेंस फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक हैलाइड्स के केस में बच्चों क्या था कि उनमें हैलोजेंस क्या फॉर्म करते थे, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट हैलाइड्स के नेम से जाहिर है कि इनमें हैलोजेंस क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स। आयनिक बॉन्ड में आपने एग्जांपल कौन कौन सी पढ़ी थी, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, और वो किसके साथ कंबाइन होता था, हैलोजेंस के साथ।
इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप जो है वो रोल प्ले करेंगे कोवेलेंट हेलाइड्स बनाने में, दैट इज ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। ग्रुप 4 जो है वो कार्बन से स्टार्ट होता है, ग्रुप 5 जो है वो नाइट्रोजन से, एंड ग्रुप 6 जो है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें इधर तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, ये 4 ग्रुप, ये 5 ग्रुप, ये 6 ग्रुप है। यानी वो ये बोल रहे हैं इन तीनों ग्रुप्स की जो बॉन्डिंग होती है हैलोजेंस के साथ, तो इनसे ये जो हेलाइड्स डेवलप होंगे दैट इज नोन एज द कोवलेंट हेलाइड्स। जैसे आप यहाँ देखें तो स्टार्ट में आपने देखा कि ये जो फर्स्ट टू जो है इनमें ट्रेंड मैक्सिमम आयनिक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड पे, यानी लेफ्ट टू राइट पर मूव करने पे इनका कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हेलाइड्स। तो यहाँ देखें बच्चों, ये हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड का मेंबर है, एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप थर्ड का मेंबर है, सिलिकॉन ग्रुप फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है और ये सेवंथ ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आपके पास की जो लेटेस्ट एनर्जी होती है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विच आर हाईली पोलर, दी बॉन्ड इन PCl5। यहाँ पे मैंने PCl5 है, आपकी बुक में PCl3 है या S2Cl2 है। अब वो बता रहे हैं कि SiCl4 तो मैक्सिमम पोलर कंपाउंड है, लेकिन PCl5 और S2Cl2 जो है ये इसके मुकाबले में लेस पोलर है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेंड होता है या जो करैक्टर होता है वो प्योरली आयनिक से स्टार्ट होता है। उसके बाद आयनिक करैक्टर के साथ साथ इसमें कुछ कोवेलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेंड है वो एंड पे, यानी Cl2 के केस में ये प्योरली कोवेलेंट हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है उतना ज्यादा कंपाउंड जो है वो अगर आयनिक से कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड में आगे दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और एक क्लास होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक कंपाउंड जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है और एक वो कंपाउंड होते हैं जिनकी पोलैरिटी लेस होती है। तो इनकी पोलैरिटी ज्यादा क्यों है? अब ये तीनों जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, तीनों जो है वो किस में हम स्टडी करेंगे? कोवेलेंट में। अभी आयनिक नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड में दो तरह के एटम होते हैं जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक एटम जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है दे विल गेन द चार्ज ऑफ पार्शियल नेगेटिव, एंड अदर विच डजंट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान में मैक्सिमम हो, उससे वो कंपाउंड किस कैटेगरी में चले जाते हैं? ज्यादा पोलर में। उसके बाद PCl5 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। अब ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो स्टार्ट में मैंने आपके पास इधर एक टेबल जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो आप सल्फर की वैल्यूज के साथ और क्लोरीन की वैल्यूज के साथ, या इसी तरह यहाँ पे सिलिकॉन 1.8 को आप माइनस करें 3 में से, इसी तरह 2.1 को माइनस कीजिए 3 से, इसी तरह सल्फर को आप माइनस करें सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को क्लोरीन से, तो इन दोनों का डिफरेंस तो सिंपल 0.5 निकलेगा। फास्फोरस का और क्लोरीन का 0.9 निकलेगा, और सिलिकॉन और क्लोरीन का मैक्सिमम निकलेगा। इट मीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों बढ़ता चला जाता है उतना ज्यादा जो करैक्टर होता है दैट विल बी मूव ऑन टूवर्ड कोवेलेंट नेचर, और पोलर कोवेलेंट नेचर जो है वो इनकी होती है। इट मीन ये कंपाउंड मैक्सिमम पोलर कोवेलेंट होंगे और ये दोनों क्या होंगे? लेस पोलर होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगली चीज जो है वो बच्चों जरा थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारे पास ये पीरियड नंबर सेकंड है। पीरियड नंबर सेकंड में हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे कौन सा करैक्टर बढ़ रहा है? यहाँ स्टार्ट में आयनिक था, यहाँ पे कौन सा है? कोवेलेंट। तो ये तो सीधी सी बात है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो करैक्टर कौन सा इंक्रीज होगा? कोवेलेंट। ठीक हो गया। करैक्टर कौन सा इंक्रीज होगा? कोवेलेंट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे करैक्टर इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज द कोवेलेंट करैक्टर। बट व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू? अब हम खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल रहे, बल्कि क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो यहां से आपने बच्चों फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो देखें,
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो कार्बन और फ्लोरीन ने अगर इनकी डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस कितना निकलता है 1.5। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का कितना निकलता है 1। ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना निकलता है 0.6। और यहाँ फ्लोरीन टू फ्लोरीन कितना निकल जाएगा 0। तो पता ही चला कि लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर ये क्या है, डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इट मीन अगर आपके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर ये देखें ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले स्टार्ट में कितना था 3, फिर 2.4, देन 2, फिर 1.5 और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल राइट साइड पे आते हुए ये डिफरेंस कितना हो गया 0। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, दो बातें जो है वो इसके अंदर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव होने पर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है, बट द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। इट मीन जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में वो तो डिक्रीज होगा, करैक्टर कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन जो स्टार्ट वाले मेंबर होंगे वो क्या होंगे, आयनिक होंगे और उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन तीनों का आपस में कि इन तीनों में ये तीनों किस कैटेगरी के अंदर है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंडर ही हैं, लेकिन ज्यादा पोलर कौन सा होगा कोवेलेंट कंपाउंड में, ये वाला कंपाउंड। फिर उसके बाद ये और ये जो है वो लेस पोलर होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने यहाँ स्टडी किया कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो राइट साइड में मूव करने पर कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाता है और स्टार्ट वाले कंपाउंड्स का क्या होता है, आयनिक करैक्टर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात। सेकंड बात हमने ये पढ़ी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो यहाँ आने पर डिक्रीज हो जाता है, अगर वो कम हो जाएगा तो यहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। इट मीन कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा तो इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के लिए ज्यादा है, तो ये कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू PCl5 एंड SCl2, या आपकी बुक में PCl3 और S2Cl2 है, तो आप यही रखें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और इन पॉइंट्स को अच्छी से सुना करें बच्चों और फिर अपने माइंड में फिक्स किया करें कि हम क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आने पर कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है और सेकंड चीज ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आपके सामने जो है वो आपकी बुक में वैल्यूज दी गई थी फॉर सोडियम क्लोराइड, MgCl2, AlCl3। तो अभी ये तीनों आपने देखा कि ये तीनों किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो सोडियम जो है वो मुकम्मल तौर पर आयनिक है, MgCl2 पार्टली आयनिक है, AlCl3 भी पार्टली आयनिक है। तो जो ज्यादा आयनिक होगा उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और AlCl3 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 192। इन द सेम वे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, PCl3 और S2Cl2 जो है ये भी किस तरह से बिहेवियर शो करेंगे, पार्टली कोवेलेंट। उसके बाद जो है बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो कोवेलेंट हैलाइड्स में बच्चों एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनमें जो ये फोर्सेस होती हैं वो वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, और जब भी किसी में फोर्सेस वीक होंगी तो वो मोस्टली या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं, और अगर वो सॉलिड हों भी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लो होते हैं। इट मीन हमें इस पूरी बात से क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, वंडरवॉल फोर्सेस के साथ। कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड में वंडरवॉल फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस वीकर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी वीकर हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं तो उनकी वजह से उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा गैसेस में डिस्टेंस ज्यादा होता है, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती हैं। ठीक है, जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती है उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो गैशियस होती है। जिनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो वो जो है कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लाइक NaCl। NaCl की फिजिकल स्टेट क्या है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अच्छे खासे हायर होते हैं। अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और टॉपिक जो है वो रखूंगी, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। पहले आप इसको समझ लें, ये सिर्फ समझने की हद तक है। ये जो यहाँ से मैंने स्लाइड स्टार्ट की है बच्चे ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अदरवाइज जो है वो आप इसमें आगे मूव ऑन नहीं कर सकते जब तक आपको इस टॉपिक के बारे में ना पता हो।
आई डोंट नो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में टॉपिक क्लियर किया था नहीं किया था। वैसे तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल के साथ पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको जो है वो फिर से देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन जो है वो पोलराइजेबिलिटी के बारे में होती है और वो बच्चों को स्टिल क्लियर नहीं होती, तो उसको जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कि पोलराइजेबिलिटी क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। कहते हैं ये वो ईज है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में उसके अंदर हम बिगाड़ पैदा करते हैं। इट मीन पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मोर डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से। डिस्पर्शन फोर्सेस यूजुअली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखें, ये देखिए बच्चों ये एक एटम है, ठीक है। ये स्फेरिकल एटम है, इसका कोई डाइपोल नहीं है। इसमें डॉट साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? इसके न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो प्रॉपरली जो है वो मूव ऑन कर रहा है। लेकिन अगर इस एटम के इर्द गिर्द कोई ऐसा एटम आ जाए, कोई और चार्ज आइन आ जाए, फर्स्ट के ये चार आइन्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या आ चुका है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? जैसे ही वो इस वाले एटम की विसिनिटी में आता है तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उनके सबको अपनी जानिब धकेल लेगा और जो इसका पॉजिटिव पोर्शन होगा इसको दूसरी साइड पर ले जाएगा। इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? पोल्स बन जाएंगे और इसको हम बोलते हैं डाईपोल, ठीक है। पहले जब इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा चार्ज एटम मौजूद नहीं था तो ये एटम तो सिमेट्रिकल शेप में था, लेकिन जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इस न्यूट्रल एटम के इर्द गिर्द आता है तो वो इस न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास पोलराइजेबिलिटी की बात हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी हम बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, यानी पहले तो वो सिमेट्रिकल था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप जितना बिगाड़ पैदा करेंगे तो इससे जो है वो पोल्स या डाइपोल्स की क्रिएशन होगी। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लें आप लोग कि फर्ज किया कि ये हमारे पास एक आर्गन का एटम है। अब ये जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई डाइपोल नहीं है जब तक इसके इर्द गिर्द कोई और चार्ज स्पीशीज जो है वो नहीं आई। लेकिन जैसे ही कोई चार्ज स्पीशीज आएगी तो उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, ज्यादा मैक्सिमम इस तरफ चले जाएंगे और ये साइड क्या हो जाएगी? इस साइड के मुकाबले में थोड़ी सी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं टेम्पररी डाइपोल। और ये जो टेंडेंसी टू क्रिएट अ टेम्पररी डाइपोल इज कॉल्ड अ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ से आपको परफेक्टली आइडिया होगा कि कैसे जो है कोई एटम पोलराइज हो रहा है। तो ये हमने देखा कि एक केटाइन है, यानी ये एक पहले न्यूट्रल एटम था, लेकिन जैसे कोई चार्ज स्पीशी लाइक पॉजिटिव आइन जो है वो किसी एनाइन के इर्द गिर्द आई तो ये पॉजिटिव स्पीशी क्या करेगी? इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब खींच लेगी, ठीक है। और जिसका पॉजिटिव पोर्शन होगा इसको दूसरी साइड पर जो है वो भेज देगी। एज ए रिजल्ट जो है वो इस तरह से इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो क्लाउड है 9 का, इसकी शेप में डीफॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं? पहले तो ये ऐसे गोल था, लेकिन जब ये कोई दूसरा पॉजिटिव आयन इसके इर्द गिर्द आया, इस पॉजिटिव आयन ने इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लिया है। एज ए रिजल्ट जिसकी सिमेट्रिकल शेप है उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ गई है। ये शेप जो है वो अब जिसको हम बोलते हैं इलांगेटेड शेप, या जिसको हम बोलते हैं अंडे की शक्ल का, या बेजवी शेप जिसे आप उर्दू में कहेंगे, ये इस तरह की हो गई है। तो इस तरह से इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आ गया है। तो याद रखिएगा, डिस्टॉर्शन उन एटम्स में आना ज्यादा पॉसिबल होता है बच्चों जिनका साइज मैक्सिमम हो। जिनका साइज मैक्सिमम हो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, ये हमारे पास हैलोजेंस हैं, ठीक है। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन आते हैं। यहीं से आपको आइडिया होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में है, आयोडीन और एस्टाडीन जो है वो क्या होती है? सॉलिड स्टेट में होती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि जितना कोई एटम सॉलिड स्टेट में हो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है इनमें वंडर वॉल फोर्सेज या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है इनकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन जो है ये फोर्सेज जो है वो वीकेस्ट है। तो चूंकि जो वीकेस्ट होंगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? वीक होते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे डायटोमिक डायटोमिक याद रखिएगा, ये F2Cl2 यानी जो 2 फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। डिसेंडिंग मतलब होता है जब आप ऊपर से नीचे की जानिब जाएं तो जो नीचे वाले हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं कि हर स्टेप पर एक एक शेल ऐड हो रहा है। शेल के ऐड होने से क्या हो रहा है बच्चों कि इस एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज बढ़ने से उसमें वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ रही हैं।
अब वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने का ताल्लुक क्या है? वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने का ताल्लुक है बच्चों आपके पास इससे, पोलराइजेबिलिटी से, कि जितना किसी एटम का साइज मैक्सिमम होगा तो नियर बाय जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, इस दूसरे वाले एटम को जिसका साइज मैक्सिमम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब इसके न्यूक्लियस की होल्ड अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा नहीं रही, क्योंकि इस एटम का साइज ग्रेटर है। न्यूक्लियस को बाहर बाहर के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाते हुए डिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नो मोर इसकी विसिनिटी में नहीं रहते। एज ए रिजल्ट जो एक कोर केटाइन आता है वो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी जानिब खींच के ले जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर किसी मुल्क में ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सी साजिशें हो रही हों और वो मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर हो, तो अगर अपने लोग भी करप्शन करना शुरू कर दें तो एज ए रिजल्ट उस मुल्क की हालत तो नहीं बचेगी और वो मुल्क जो है वो डेंजर वाली सिचुएशन में चला जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन जो होगा वो लार्ज साइज के एटम के इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से अपनी जानिब खींच लेगा। एज ए रिजल्ट इससे जो है वो इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ये एटम ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। और याद रखिएगा पोलराइजेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वंडरवॉल फोर्सेस के। तो अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि जितना किसी एटम का साइज बड़ा होता है उतनी ज्यादा उसमें पोल्स बनने के चांसेस होते हैं, उतना वो एटम पोलराइज होता है। और पोलराइजेबिलिटी हमें किसकी तरफ ले जाती है? वंडरवॉल फोर्सेस की तरफ। जितनी वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? हायर। तो अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, तो उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टॉर्ट करने की सलाहियत जो है वो पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। जितना किसी एटम में पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होती है, उनमें वंडरवॉल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। और वंडरवॉल फोर्सेस के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। और उसके बाद बच्चों एक चीज और जो है वो यहाँ पर आती है, वो आती है कि जो पोलराइजेबिलिटी है इसका एक और ट्रेंड है कि पोलराइजेबिलिटी से एक तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं, इसी तरह पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है। दो चीजें आपको बताई। पोलराइजेबिलिटी जो है वो एटम का साइज बढ़ने से इंक्रीज होती है। जितना एटम का साइज ग्रेटर होगा उतनी उसमें पोलराइजेबिलिटी की पावर स्ट्रांग होगी, उतनी उसमें वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उतने उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होंगे। और ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होने का मतलब ये है कि उस एटम के लिए या उस आयन के लिए जो है वो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपके माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए। इसको बोलते हैं जहन नशीन करना या रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, कि इनको अपने माइंड में अच्छे से फोकस कर लें ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है आयोडाइड। आयोडाइड कहाँ पाया जाता है? हैलोजेंस का सबसे लास्ट मेंबर है। क्योंकि इसका साइज अपने तमाम मेंबर में लार्जेस्ट होता है तो ये एटम भी क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। तो जितना एटम पोलराइज होगा उसमें क्या होंगी? वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। तो वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है बच्चों? कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे और साथ ही इनका कोवेलेंट फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है पेपर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, कि व्हाई AlF3 इज प्योरली आयनिक कंपाउंड देन AlI3, यानी एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो क्यों आयनिक कंपाउंड है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम आयोडाइड के मुकाबले में। तो अभी आपने पोलराइजेबिलिटी का पूरा फैक्टर डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि हेलोजेंस में सबसे ज्यादा साइज किसका है? आयोडाइड का है। तो जितना किसी एटम का साइज ग्रेटर होगा यानी टॉप टू बॉटम आने पर इनमें जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स की वो इस तरह से variation in bonding character is also present descending from top to bottom in the halogen group. तो मेटल ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर, यानी वो बोल रहे हैं कि जो फ्लोराइड होता है ना, अगर एल्यूमिनियम फ्लोराइड है तो इनमें आयनिक करेक्टर मैक्सिमम होता है और आयोडाइड के केस में कोवेलेंट करेक्टर मैक्सिमम होता है। और इसकी एग्जांपल आपको ये बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तो अभी आपने पढ़ा कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1290 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने याद करनी है। और जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस की वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं। दैट्स व्हाई AlF3 जो है वो
इज अ कंडक्टर, वाइल एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 198 होते हैं और इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है। अच्छा, इसके अंदर अभी तक आपको रीजन नहीं मिली, तो इसकी रीजन आपकी बुक में नहीं है, ये रीजन जो है वो आपने ये वाली तैयार करनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्यों ये जो है वो आयनिक है, तो हम इसमें ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो एल्यूमिनियम है वो क्या होता है कि इसका जो है वो सेम है, यानी एल्यूमिनियम AlCl3 की बात करें या AlF3 की बात करें, तो एल्यूमिनियम जो है वो इन दोनों कंपाउंड में सेम पाया जाता है। तो इसमें क्या चीज डिसाइड करेगी इसके आयनिक या कोवेलेंट होने को, दैट इज द नेचर ऑफ क्लोराइड या फिर फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनाइन का साइज जो है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ द कंपाउंड को, यानी यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि एनाइन जो है उनका साइज डिस्कस करेगा या डिसाइड करेगा कंपाउंड्स की नेचर को। तो अभी आपने पोलराइजेबिलिटी को बहुत ही डिटेल में देखा, ठीक है, कि अभी हमने देखा कि फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर हम डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा है, तो इट मीन उसके अंदर किस चीज की टेंडेंसी ग्रेटर हो जाएगी बच्चों, जो एटम साइज में छोटा होता है उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा है, इट मीन जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसमें पोलराइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जितना कोई एटम पोलराइज होता है इट मीन उसके अंदर जो है वो किस किस्म के जो है वो हमारे पास करैक्टर आते हैं, कोवेलेंट करैक्टर जो है वो हमारे पास ज्यादा डोमिनेट करते हैं। दैट्स वाई लार्जर साइज के एटम जो क्लोरीन के होंगे वो पोलराइज ज्यादा होंगे, और लार्जर साइज के एटम से अगर पोलराइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है तो पोलराइजेबिलिटी के इंट्रोड्यूस होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। सो AlF3 जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा एज अ आयनिक कंपाउंड। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली पॉइंट जो है वो आपको क्लियर होंगे। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होती है जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन हैलाइड्स। ये बात अभी हम लोगों ने देखी डिटेल में, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप सबसे पहले यहाँ देख लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। आपकी बुक में जो रीजन दी गई है वो बिल्कुल इस टॉपिक के लास्ट पे सिर्फ ये 2-3 लाइंस लिखी गई हैं, तो इससे बहुत से बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास A9, अब देखें ये सेम है, दैट इज Cl नेगेटिव। उसके बाद लेड+2 है, और लेड जो है वो किस स्टेट में है, +4 की स्टेट में है। तो अब आप बखूबी जानते हैं कि जितना किसी एटम पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाए, तो उसका साइज जो है वो ज्यादा स्मॉलर होगा। इट मीन Pb+4 जो है इसका साइज स्मॉलर होगा और इसके पास चार्ज ज्यादा है, जबकि लेड+2 के पास चार्ज +2 है, यानी इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, इसके पास 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन इस नियर बाय Cl नेगेटिव के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डिस्टार्ट करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हैं। इट मीन Pb+4 के अंदर जो नियर बाय क्लोराइड आयन है उसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल को, जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की या इसके पोल्स बनाने की एबिलिटी Pb+4 के पास ज्यादा है। अब क्यों इसके पास ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इसके अंदर जो है वो चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो नियर बाय एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इससे जो है वो पोलराइजिंग होने की या पोलराइज होने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर किसी कंपाउंड में पोलराइज होने का करैक्टर बढ़ता है तो पोलराइज के बढ़ने से क्या होता है, कौन सा करैक्टर डेवलप होता है, इसकी अभी हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट करैक्टर, ठीक है। जबकि लेड+2 में ऐसा नहीं है, लेड+2 का साइज ग्रेटर है। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों के कंपैरिजन से पता चलता है कि जितना स्मॉल साइज का एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है वो अपने नियर बाय जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से डिस्टॉर्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट इसको ज्यादा पोलराइज कर लेगा और पोलराइज होने से इसमें कोवेलेंट करैक्टर डेवलप होता है। तो ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि क्यों PbCl2 जो है वो आयनिक है वाइल PbCl4 जो है इट इज फेयरली कोवेलेंट। तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Pb+4 एज कंपेयर टू दैट ऑफ Pb+2। तो आप लोग इस वाली रीजन को अपनी बुक में साथ ऐड कर लें ताकि आपको खुद समझ भी आ जाए।
और यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर ऑफ Pb+4, यानी इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू पोलराइज नियर बाय क्लोराइड आयन ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इस पे इसका साइज भी स्मॉल है, इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। सो ग्रेटर पोलराइजेशन जो है वो हमें किसकी तरफ ले जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ, जो कि किसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, PbCl4 में। दैट्स वाई जो है वो PbCl4 जो है वो कोवलेंट होगा, जबकि PbCl2 जो है वो आयनिक होगा। अच्छा, यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है, वो क्या, वो ये कि यहाँ पे लेड की दो वैलेंसीज हैं, वन वैलेंसीज +2 एंड अदर वैलेंसीज +4। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एलिमेंट सेम ही है, बट दिस एलिमेंट विल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वन इज +2 एंड अदर इज +4। तो जितना किसी एलिमेंट की वैलेंसी लोअर होगी या कोई आइटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो शो करेगा, उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, आयनिक। और किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो जाए तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। तो यही बात यहाँ पे हमने की कि अगर आप एलिमेंट की बात करें और एक से ज्यादा हेलाइड आने की बात करें, तो मेटल हेलाइड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि वो मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, और जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। इसी तरह लेड क्लोराइड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली आयनिक एंड PbCl4 जो है वो कोवेलेंट है। और ये जो है वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये आज का टॉपिक जो है वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये वही बात बताई गई है कि हैलोजन में आप टॉप टू बॉटम आए, तो टॉप टू बॉटम आने पर जो है जो बॉटम वाले एलिमेंट है इनका पोलराइज होने का करैक्टर बढ़ता है, इससे इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं, इसलिए इनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है और आयोडीन जो है वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी डिवेलप हो सकता है कि व्हाई आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट व्हाइल फ्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो इसकी रीजन दीजिए। तो इसकी रीजन जो है वो मैंने आज के लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाई है। मैंने मेरा नहीं ख्याल कि जब हम लोगों ने अपने ज़माने में इस टॉपिक को रीड आउट किया था तो हमें इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ किसी ने पढ़ाया हो। तो आपको मैंने अपने टाइम पर जो चीज़ों को फ़ील किया है, मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने जो है इस कांसेप्ट को बहुत डिटेल में जो है वो आपके सामने डिलीवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज़ पोज़ीशन ऑफ हाइड्रोजन में। हमने सिमिलैरिटीज तो डिस्कस कर ली थी। आज जो है वो आप लोग कोशिश करें ये 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं आप लोग इनको ही तैयार कीजिएगा। इनमें पहला पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, जबकि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। हाइड्रोजन के को कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन आप जानते हैं इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट होना करना होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं इनके आखिरी शेल में होता तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्होंने अपना कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आने होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एक इनके पास ऑलरेडी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो डाइटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अभी आपने देखा था हैलोजेंस में H2, ये तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म है, इसी तरह हैलोजेंस जो है वो F2Cl2, इसको बोलते हैं डाइटॉमिक। जबकि अल्कली मेटल्स में Na2 इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करता, Li2 इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल इनका एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। तो इनके दरमियान में डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि अल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट लाइक H2। इसी तरह हाइड्रोजन आपने बारहा देखा कि ये नॉन मेटल है, जबकि इसके तमाम मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप फर्स्ट ए के वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद जो आपके पास लास्ट वन पॉइंट है कि अगर आप एक पॉजिटिव आयन की बात करें, इसको आप वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे एक्वा सोल्यूशन में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल लीजिएगा बच्चों। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये इसके ऊपर सिंबल ऐड कीजिएगा। आपको कल भी बताया था कि ये चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर में थोड़ी एरर है। तो एक पॉजिटिव आयन वाटर में जब ऐड होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है इसकी फॉर्मेशन करता है। और ये वाली कैपेबिलिटी सोडियम और पोटेशियम के पास ऐसे नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में। जैसे आपने पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड का वाटर में डिसॉल्व करें तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। इट मीन एक पॉजिटिव आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्वस सोल्यूशन में, जबकि अल्कली मेटल्स के आयन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यहाँ तक एंड होता है। आज के टॉपिक से रेलिवेंट आपको कोई इश्यू हो, कोई टॉपिक हो, तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा बच्चों, आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।